नमस्कार. शिवाजी विद्यापीठाच्या शिववार्ता या यूट्यूब वाहिनीवर आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रहो, आज महात्मा गांधी यांची जयंती आहे आणि या राष्ट्रपित्याला अभिवादन करण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत. ऑनलाईन स्वरूपामध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती साजरी करत असताना आणि या राष्ट्रपित्याचं स्मरण करत असताना शिवाजी विद्यापीठ परिवाराला मनापासून आनंद होतो आहे. विद्यापीठ परिवार राष्ट्रपित्याला अभिवादन करते आहे. मित्रहो, महात्मा गांधी ही केवळ या देशातल्या नागरिकांचीच नव्हे, जगातल्या प्रत्येक नागरिकाची अशी एक लिगसी आहे, एक वारसा आहे. हा वारसा आहे सत्याचा, हा वारसा आहे अहिंसेचा आणि हा वारसा आहे मानवतेचा. आणि म्हणूनच 20व्या शतकातील सर्वाधिक प्रभावी व्यक्तीचं नाव जेव्हा जगानं ठरवलं त्यावेळी महात्मा गांधी यांचं नाव अग्रक्रमानं घेण्यात आलं. आणि मित्रांनो, महात्मा गांधी यांचा वारसा सांभाळणं हे काही येरागबाळ्याचं काम नाही. कारण ते जितकी त्यांची तत्त्व, त्यांची मूलतत्व ही जितकी सहज सोपी वाटतात तितकीच ती अंगीकारण्यामध्ये अवघड वाटतात. याचं कारण म्हणजे त्याचं साधं सोपं तत्वज्ञान जरी असलं तरी आपल्या भोवती जी काही पुटं चढलेली आहेत या भौतिकवादाची, त्या पुटांमुळे महात्मा गांधी आत्मसात करणं ही तशी सोपी गोष्ट नाही. कारण त्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचं वैराग्य तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे, विशिष्ट प्रकारची मानवतावादाची एक आस आणि तळमळ तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे. आणि जेव्हा या गोष्टी आपल्यामध्ये आपण अंगीकृत करतो, जेव्हा त्या स्वीकारतो आणि जेव्हा आचरणात आणतो, तेव्हा खऱ्या अर्थानं आपण महात्मा गांधी यांच्या मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न करू लागतो असं आपल्याला म्हणता येईल. मित्रहो, श्री तुषार गांधी हे महात्मा गांधी यांचे पणतू, गांधीजींचा वारसा आणि वसा अत्यंत तळमळीनं आजही जोपासताहेत. आणि मित्रहो, आजच्या गांधी जयंतीच्या निमित्तानं आपण ज्येष्ठ विचारवंत आणि महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांचं व्याख्यान आज ऐकणार आहोत. मित्रहो, श्री तुषार गांधी यांच्या व्याख्यानाचा विषय असा आहे की भारतीय स्वातंत्र्याची 75वी आणि महात्मा गांधी. तर मित्रांनो, आज आपण श्री तुषार गांधी यांचं व्याख्यान ऐकणार आहोत. शिवाजी विद्यापीठाच्या वतीनं आज हे व्याख्यान आपण विशेष व्याख्यान गांधी जयंतीच्या निमित्तानं आपल्यासमोर सादर करत आहोत. आणि या व्याख्यानाच्या, या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. आणि त्याचप्रमाणे कुलगुरू डॉक्टर पी.एस. पाटील सर, कुलसचिव डॉक्टर विलास नांदवडेकर सर आणि विद्यापीठाच्या गांधी अभ्यास केंद्राच्या डॉक्टर भारती पाटील मॅडम यांच्यासह विद्यापीठातले सर्व डीन्स, व्यवस्थापन परिषदेचे, विद्या परिषदेचे, अधिसभेचे सर्व सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थी असे सर्वच या व्याख्यानाला मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. या सर्वांचं मी शिववार्ताच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचं समन्वयन ज्या गांधी अभ्यास केंद्राने केलं आहे त्या गांधी अभ्यास केंद्राच्या संचालक डॉक्टर भारती पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्वागत आणि प्रमुख वक्त्यांचा परिचय आपल्याला करून द्यावा. डॉक्टर भारती पाटील. आज महात्मा गांधींची जयंती आहे. त्यानिमित्ताने मी सर्वप्रथम महात्मा गांधींना अभिवादन करते. या गांधी जयंतीच्या निमित्ताने आज शिवाजी विद्यापीठाच्या वतीने एक व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. स्वातंत्र्याची 75 वर्ष आपण पूर्ण केलेली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरती महात्मा गांधी आणि स्वातंत्र्याची 75 वर्ष या विषयावरती बोलण्यासाठी आपल्याकडे प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले आहेत. ते म्हणजे महात्मा गांधींचे पणतू श्रीयुत तुषार गांधी. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत शिवाजी विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर डी.टी. शिर्के. कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थित आहेत शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर पी.एस. पाटील सर, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर नांदवडेकर सर, या
कार्यक्रमाचं कंपेअरिंग करणारे श्री आलोक जत्राटकर आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, गांधींचे अभ्यासक, या सर्वांचं मी मनापासून या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते. आपण ज्या महनीय व्यक्तींना बोलवलेलं आहे ते आहेत तुषार गांधी. मी त्यांचा परिचय तर करून देणारच आहेत, पण तत्पूर्वी मी हे आपल्याला सांगू इच्छिते की दरवर्षी 2 ऑक्टोबरला शिवाजी विद्यापीठामध्ये स्वच्छता अभियान राबवलं जातं. त्याचबरोबरीने आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनानिमित्त अहिंसेची शपथही घेतली जाते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती हे दोनही कार्यक्रम आपल्याला संयोजित करता येत नसल्यामुळे आज आम्ही हा ऑनलाईन व्याख्यानाचा कार्यक्रम संयोजित केला आहे. आणि शिवाजी विद्यापीठातलं जे गांधी अभ्यास केंद्र आहे, जे गेली 21 वर्ष शिवाजी विद्यापीठामध्ये कार्यरत आहे, त्या केंद्राच्या वतीने वेगवेगळे कार्यक्रम गांधींच्या संदर्भामध्ये घेतले जातात. आजचा हा उपक्रम हा त्याचाच एक भाग आहे. मला अतिशय आनंद होतो आहे की आज आपल्याबरोबर श्री तुषार गांधी उपस्थित आहेत आणि ते आपल्याला व्याख्यान देणार आहेत. गांधी सर, आपलं मनापासनं मी स्वागत करते. त्याचबरोबर इतर उपस्थित सर्व जे आहेत त्यांचंही सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आणि मी श्री तुषार गांधी यांचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न करते. श्री तुषार गांधी हे महात्मा गांधींचे कंटू आहेत. म्हणजेच ज्येष्ठ पत्रकार अरुण गांधी यांचे ते चिरंजीव आहेत. अरुण गांधी हे महात्मा गांधींचे चिरंजीव मणिलाल गांधी यांचे सुपुत्र आणि मणिलाल गांधींचे हे नातू आहेत. मुंबईच्या मिठीबाई महाविद्यालयातून त्यांनी पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. स्वतः तुषार गांधी हे अतिशय ज्येष्ठ असे लेखक आहेत. शांतता आणि हक्कांसाठी संघर्ष करणारे ते कार्यकर्ते आहेत. त्याचबरोबरीने त्यांनी महात्मा गांधी रिसर्च फाउंडेशन ही जी जळगावची एक मान्यताप्राप्त संस्था आहे, त्याचे ते फाउंडर मेंबर आहेत आणि त्याचबरोबर संचालकही आहेत. लोकसेवा ट्रस्ट या संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत. आणि त्यांचा परिचय करून देताना गांधी स्टोरी टेलर किंवा गांधींच्या गोष्टी सांगणारे असा त्यांचा परिचय करून द्यायला त्यांना स्वतःला मनापासून आवडतं आणि मीही तो आवर्जून उल्लेख करू इच्छिते. 2005 मध्ये म्हणजेच दांडी यात्रेच्या 75व्या स्मरण दिनानिमित्त तुषार गांधी यांनी साबरमती ते दांडी असा 241 मैलाचा प्रवास केलेला होता. आणि ती एक अशी अतिशय अविस्मरणीय अशा पद्धतीची एक गोष्ट घडलेली होती. भारत सरकारने या तुषार गांधींच्या प्रयत्नाची दखल घेतली आणि तुषार गांधींच्याच प्रयत्नाने हा जो मार्ग आहे साबरमती ते दांडी, हा मार्ग राष्ट्रीय सांस्कृतिक वारसा ठरवण्यात आलेला होता. तुषार गांधी हे स्वतः आताच मी म्हटल्याप्रमाणे ते एक अतिशय ज्येष्ठ असे लेखक आहेत. त्यांचं सर्वात गाजलेलं जे पुस्तक आहे ते आहे लेटेस्ट स्केल गांधी. हे 2007 मध्ये जे प्रकाशित झालेलं पुस्तक आहे ते अतिशय महत्वाचं दस्तऐवज म्हणून आपल्याला त्याचा उल्लेख करावा लागतो. तुषार गांधींचं आणि शिवाजी विद्यापीठाचं आणि कोल्हापूरचं नातं अतिशय जवळचं आहे. याचं कारण असं आहे की तुषार गांधी शिवाजी विद्यापीठाच्या गांधी अभ्यास केंद्रामध्ये यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनासाठी आलेले होते आणि त्याचबरोबर अरुण गांधी यांचंही कोल्हापूरशी असोसिएशन अतिशय जवळचं आहे. आणि त्यामुळे मी मनापासनं श्री तुषार गांधी यांचं स्वागत करते आणि त्यांनी आपला मौलिक वेळ आमच्यासाठी दिला याबद्दल त्यांचे आभार सुरुवातीलाच मानते. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर यांचंही मी मनापासून स्वागत करते. त्याचबरोबर प्रकुलगुरू पाटील सर आणि नांदवडेकर सर यांचंही स्वागत करून उपस्थित सर्वांचं मनापासून स्वागत करून मी सूत्र आलोक जत्राटकर यांच्याकडे देते. धन्यवाद. धन्यवाद पाटील मॅडम. यानंतर मी शिवाजी विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉक्टर पी.एस. पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविक करावं. डॉक्टर पी.एस. पाटील सर. सर्वांना नमस्कार. गांधी अभ्यास केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर प्रस्तुत गांधी जयंतीनिमित्त भारतीय स्वातंत्र्याची 75वी आणि महात्मा गांधी या विषयावर
आज विशेष व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. त्या व्याख्यानाच्या निमित्त इथं उपस्थित आदरणीय कुलगुरू डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर, प्रमुख व्याख्याते व ज्येष्ठ विचारवंत माननीय श्री तुषारजी गांधी सर, कुलसचिव डॉक्टर व्ही.डी. नांदोडेकर, गांधी अभ्यास केंद्र समन्वयक डॉक्टर भारती पाटील मॅडम, शिवाजी विद्यापीठातील विविध अधिविभागातील विभाग प्रमुख, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण गांधी जयंतीनिमित्त इथं सर्वजण जमलेले आहोत. सर्वप्रथम मी गांधी जयंती तसेच आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनानिमित्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींना विनम्र अभिवादन करतो. दरवर्षी आपल्या देशामध्ये 2 ऑक्टोबर रोजी आपण गांधी जयंती साजरी करतो. तसेच याच दिवशी सर्व जगभर आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन साजरा केला जातो. आपणा सर्वांना विदित आहेच की महात्मा गांधीजींचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 मध्ये पोरबंदर येथे झाला. त्यांच्या शालेय शिक्षणाच्या अनुषंगानं श्रावणबाळ व राजा हरिश्चंद्र या 2 कथांचा त्यांच्या मनावर अतिशय मोठ्या प्रमाणात पगडा झालेला दिसून येतो. आणि त्या विचारानेच ते भारावून गेले होते आणि त्या विचारानेच त्यांचं संपूर्ण शालेय शिक्षण त्यांनी तिथं पूर्ण केलेलं. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 1888 साली ते इंग्लंड येथे पदवीचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी रवाना झाले. 3 वर्षामध्ये त्यांनी तिथं पदवीचा अभ्यास पूर्ण करून बॅरिस्टर ही पदवी मिळवली आणि 1891 साली भारतामध्ये परतले. त्यानंतर 2 वर्ष भारतामध्ये वास्तव्य त्यांचं राहिलं आणि त्यानंतर एका कंपनीच्या कामानिमित्त साऊथ आफ्रिका येथे त्यांना जावं लागलं. 1893 साली त्या दरम्यान महात्मा गांधीजी साऊथ आफ्रिकेला रवाना झाले. रवाना झाल्यानंतर आणि तिथं पोचल्यानंतर त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात आल्या. तिथे वास्तव्यात असलेले भारतीय नागरिक आणि त्यांच्यावर होणारा ब्रिटिश सरकारकडून होणारा अन्याय हा त्यांच्या लक्षामध्ये आला. कारण त्या काळात साऊथ आफ्रिकेमध्ये सुद्धा ब्रिटिश राजवट होती आणि तिथे काही भारतीय नागरिक उद्योगधंद्याच्या निमित्त साऊथ आफ्रिका इथं वास्तव्यास होते. परंतु त्यांच्यावरही ब्रिटिश सरकारने काही अन्यायकारक कार्यपद्धती अवलंबली होती. त्यांच्या सुरुवातीच्याच काळात ज्यावेळी रेल्वेच्या प्रवासातून जात होते, फर्स्ट क्लासमधून महात्मा गांधीजी प्रवास करत होते, त्यावेळी पीटर मारिट्झबर्ग या रेल्वे स्थानकावर तिथल्या स्टेशन मास्तरनी त्यांना फर्स्ट क्लासमधून उठून थर्ड क्लासमध्ये जाण्यासाठी सांगितलं. परंतु महात्मा गांधीजींनी त्याला नकार दिला आणि त्यामुळं स्टेशन मास्तरनी त्यांना त्या रेल्वेतून बाहेर काढलं. या प्रसंगानंतरही महात्मा गांधीजींनी त्या स्टेशन मास्तरवर कोणतीही कारवाई केली नाही. परंतु त्यांनी संपूर्ण ब्रिटिश सरकारच्या या अन्यायकारक व्यवस्था बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा पण तिथे केलेला आहे. आणि या एका प्रसंगानंतर त्यांना अनेक प्रसंग तिथं पाहायला मिळाले. तिथल्या भारतीयांच्या जे सामाजिक न्याय आहे ते सामाजिक न्यायापासून परावृत्त होण्यासाठी ब्रिटिश सरकार बऱ्याच प्रमाणामध्ये काही मार्गांचा अवलंब करत होते. त्यांना मतदानाचा हक्क सुद्धा देण्यात आलेला नव्हता. कर लागू करण्यात आले होते, ते अन्यायकारक कर सुद्धा लागू करण्यात आलेले होते. या विरोधात महात्मा गांधीजींनी ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात कार्य करत असताना जवळजवळ 20 वर्ष आपलं वास्तव्य हे साऊथ आफ्रिकेमध्ये केलेलं आहे. आणि त्यासाठी तेथील भारतीय नागरिकांसाठी भरपूर परिश्रम घेतले आणि त्यांना या अन्यायकारक ब्रिटिश सरकारच्या व्यवस्थेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. आणि ते करत असतानाच त्यांनी सत्याग्रह, सुसंघटन आणि अहिंसात्मक मार्गाचा या कार्यप्रणालीचा अवलंब केला. जवळजवळ 20 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी या 3 मार्गांचा अवलंब करून तेथील भारतीय जनतेला बऱ्यापैकी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना त्यामध्ये यश आलं. त्यानंतर जवळजवळ 20 वर्षानंतर महात्मा गांधीजी 1915 साली भारतामध्ये परत आले. भारतामध्ये परत आल्यानंतर भारतात सुद्धा ब्रिटिश राजवट त्या काळात होती, हे आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. आणि त्यानंतर तिथं सुद्धा महात्मा गांधीजींनी त्याच मार्गाचा अवलंब केला. सत्याग्रह, सुसंघटन तसेच अहिंसात्मक मार्गाचा अवलंब केला आणि त्याचबरोबर या 3 घटकामधून स्वराज स्थापण्याचा पण सुद्धा केला.
सुराज्य आणि स्वराज्य कसं स्थापन करता येईल याच अनुषंगानं महात्मा गांधीजींनी 1915 नंतरचं सर्व कार्य केलं. 1947 साली आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. महात्मा गांधीजींनी त्यामध्ये मोलाचा वाटा उचलला. आपण त्याच स्वराज्याची 75 वर्ष साजरी करत आहोत. आझादी का अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत आणि त्याच अनुषंगानं आजच्या दिवसाला एक अनन्यसाधारण असं महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. मला इथं सांगण्यास अजून एक विशेष गोष्ट आठवते की सायंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम ज्यांना म्हणतात ते अल्बर्ट आइन्स्टाईन हे सुद्धा महात्मा गांधीजींच्या विचारानं प्रेरित झाले होते. त्यांच्या खोलीमध्ये 2च फोटोग्राफ होते आणि त्यातला एक फोटोग्राफ हा महात्मा गांधीजींचा होता. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या बरोबरच मानवतावाद आणि सामाजिक सेवा अवलंब करणे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे असं अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणू लागले. कारण महात्मा गांधीजींचा सहभाग हा पहिल्या वर्ल्ड वॉरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होता. त्यांचं कार्य हे खूपच लोकांनी सर्व जगभर त्या कामाचा खूप पुरस्कार केलेला आहे. त्यामुळेच हा दिवस जो आहे तो आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून सुद्धा साजरा केला जातो. आजही राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचे विचार आणि आचार आपणा सर्वांनाच प्रेरित करत असतात. म्हणूनच शिवाजी विद्यापीठातील गांधी अध्ययन केंद्रामार्फत आपण दरवर्षी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवत असतो. आपल्या भारत देशामध्ये 1969 साली एक योजना भारतामध्ये आणली जेणेकरून महात्मा गांधीजींचे विचार, महात्मा गांधीजींची कार्यप्रणाली आपणा सर्वांच्यामध्ये येण्यासाठी एक स्कीम राबवली. त्याला म्हणतात नॅशनल सर्व्हिस स्कीम. ती आज जवळजवळ भारतातील सर्व विद्यापीठामध्ये, विविध घटकामध्ये आणि विविध विद्यार्थ्यांच्यामध्ये ही सेवा भावना जागृत होण्यास त्यासाठी मदत झाली. त्यामुळे आजही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार आपल्याला प्रेरित करतात, आपल्याला मनोबल देतात. पुनश्च एकदा यानिमित्त मी आपणा सर्वांना गांधी जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो आणि महात्मा गांधीजींना विनम्र अभिवादन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार. धन्यवाद कुलगुरू सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, प्रमुख वक्ते, महात्मा गांधी यांचे पणतू आणि ज्येष्ठ विचारवंत श्री तुषार गांधी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या व्याख्यानास प्रारंभ करावा. श्री तुषार गांधी. नमस्कार. गांधी जयंती के इस अवसर पर आप सबको मेरा बहुत बहुत बधाई. और शिवाजी यूनिवर्सिटी में ये जो प्रायोजन हुआ है गांधी जयंती के अवसर पर और हमारे स्वतंत्रता के 75वें सालगिरह का जब बनाया जा रहा है, तब इस प्रायोजन पे आप सबको मुबारकबाद और शुभकामनाएं मेरी. आज का दिन इसलिए भी महत्व का है कि जब इस साल हम हमारी स्वतंत्रता के 75 साल का एक जलसा मना रहे हैं, तब हमने अपने आप को ये प्रश्न भी पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम सही में वो उत्सव मनाने के लिए काबिल हैं, क्या हमारी लायकी है, क्या हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र हुआ है. क्योंकि 1947 में हमने राजकीय स्वतंत्रता प्राप्त, हमारी राजकारण में स्वतंत्रता आई, पर जिसे हमने राष्ट्रपिता माना, बापू महात्मा गांधी, उन्होंने स्वतंत्रता की जो कल्पना की थी, क्या उस कल्पना का भारत हम बना पाए हैं इन 75 सालों में, या अभी वो मंजिल बहुत दूर है. ये प्रश्न पूछना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का उत्सव जब हम मनाने जाएं तो उसमें हम ये दर्शाते हैं कि हमने जो भी सब हासिल करना था वो कर लिया और अब हम सिर्फ खुशियां मनाना नहीं चाहिए या खुशियां मनाने के हकदार हम बन जाते हैं. तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि बापू के सपनों का भारत क्या था. बापू ने बहुत ठोस तरीके से अपने शब्दों में ये सारी चीजें लिख के वो गए हैं. आप पढ़ सकते हैं मेरे सपनों का भारत, जो बापू ने लिखा था, जिसमें उन्होंने
अपने सपनों के भारत और अपने सपनों के राम राज्य के बारे में लिख के रखा था। उन्होंने कहा था कि मेरे सपनों का राम राज्य, आजकल राम राज्य की बहुत बात होती है, ये बातें चलती रहती हैं कि राम राज्य प्रस्थापित होने जा रहा है। तो बापू के सपनों का राम राज्य क्या था, ये भी जानना और याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि मेरा जो राम राज्य है वो एक प्रजासत्ताक राज्य राम राज्य होगा, जहां पर कमजोर से कमजोर और दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति का आवाज उतना ही महत्व रखेगा और उसके साथ न्याय उतना ही होगा जितना कि कोई अमीर साहिबजादे के साथ होता है। उन्होंने ये कहा था कि मेरे राम राज्य में अमीर और गरीब के बीच में कोई भेद नहीं होगा, धर्मों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जातियों के बीच कोई भेद नहीं होगा। सब एक समान नागरिकत्व का उपभोग करेंगे और सबके अधिकार और हक एक समान होंगे। और सबसे ज्यादा महत्व की बात उन्होंने ये की थी कि न्याय प्रणालिका ऐसी होगी कि गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति खर्चा किए बगैर और वक्त बर्बाद हुए बगैर त्वरित स्वरूप में न्याय का उपभोग कर सके, उन्हें न्याय मिल सके। और तब उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि जिस देश में इतनी ज्यादा विषमताएं पनप रही हो, अमीर और गरीबों के बीच ऐसी खाई हो कि जो अमीर है उनको ये पता ना हो कि उनकी जो ऐश्वर्य है उसे क्या करे, उतना अमाप ऐश्वर्य उनके पास जमा हो कि उनको ये पता भी ना चले कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। और जो गरीब है वो इस हाल में गरीब हो कि दूसरे वक्त का खाना तक नसीब होगा कि नहीं, ये प्रश्न उनको पूरी जिंदगी सताए। और 75 साल का हिसाब अगर हम देखने को जाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आज हमने जो भारत बनाया है उसमें ये विषमता सबसे ज्यादा उजागर होकर हमारे सामने आई है। हमारे पास एक बहुत ही अमीर वर्ग है जो इतनी बेशुमार दौलत लेकर बैठा है और उस दौलत की ताकत का उपभोग करता है कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि वो इस दौलत का करेंगे क्या। और उन्हीं के साथ साथ एक इतना बड़ा वर्ग है जिनको हमेशा ये प्रश्न सताए रखता है कि हम अगला खाना कहाँ से खाएंगे, हमारे परिवार के लिए अन्न कहाँ से जोड़ पाएंगे, क्या हमें अन्न मिलेगा भी या नहीं। और ये बात पिछले 1.5 साल में जब से ये महामारी से ग्रस्त हुआ है हमारा देश, सबसे पहला एहसास हमें ये दिला दिया कि विषमता कितनी घोर है हमारे देश में, कि जहां पर रोजगार है वहां हमारे पास आश्रय नहीं है हमारे ज्यादातर लोगों के पास, और जहां आश्रय है, जहां घर है, वहां पर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता। और इसीलिए जब कोरोना में सबसे पहली बार लॉकडाउन हुआ तो हमने हमारे मुल्क में जो हमारे कामगार थे उनका स्थलांतर की एक बहुत ही करुण छवि हमारे सामने आई। पूरे देश में हमने देखा कि सारे कामगार जहां काम कर रहे थे वहां उनको आश्रय नहीं था, सहारा नहीं था। जैसे ही रोजगार बंद हुआ वो वहां रह नहीं पा रहे थे। और जहां गांव था वहां उनके पास कोई रोजगार नहीं था। वो पैदल, फिर भी पैदल चले जा रहे थे अपने परिवारों के साथ। हमने हमारे राजमार्गों पे, मार्गों पे और लोह मार्गों पे भी उनको आते जाते देखा और कई बहुत ही घातकी घटनाएं भी घटी उसके बाद। और ये हमारी 75 साल की निष्फलता का हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण। जब हम ये बात करें कि हम 75 साल की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि बापू के सपनों का भारत हमने बहुत पहले कहीं भुला दिया। हम उससे उस रास्ते से, उस मार्ग से बहुत पहले बिछड़ गए।
पर अब जब ये बात हम करते हैं तो क्या इसमें सिर्फ नेता और सरकार का ही दोष हम देंगे, या फिर अंतर्मुख होके अपनी भाई उसमें हमने जो कर्तव्यों की अवहेलना की है उसके बारे में भी सोचेंगे? क्योंकि अगर हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम एक प्रजासत्ताक देश है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रजासत्ताक में जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी या उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी नागरिकों की होती है, क्योंकि आखिर में प्रजासत्ताक का मतलब ये होता है लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए राष्ट्र। और जहां 3 दफा लोगों के बारे में वो बात की जाती है, उन तीनों में लोगों की जिम्मेदारियों की बात प्रमुखता से की जाती है। ये हम भुला नहीं सकते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने वोट दे दिया, इलेक्शन के समय पे वोट दे दिया तो हमारे जो जिम्मेदारी थी हमने निभा ली, अब हमारे कोई अधिकार बचते नहीं, हमारी कोई कर्तव्य बचते नहीं। क्योंकि प्रजासत्ताक में नागरिकों का कर्तव्य जैसे हमारी जिंदगी में सांसों का महत्व होता है, उतना ही प्रजासत्ताक में हमारे नागरिकों का कर्तव्य होता है, और वो सदा के लिए महत्व रखता है। उसमें ऐसे कोई वक्त नहीं आता कि इतने वक्त के लिए हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब हम सिर्फ अधिकारों का उपभोग करेंगे। अब हम आज हमारे राष्ट्र में जो हमें सुविधाएं प्रदान होती है उसका भी उपभोग हम अपनी खुदगर्जी से करना सीख गए। मुझे चाहिए वो चीज मिल गई, फिर मुझे परवाह नहीं है किसी और को मिलती है या नहीं। कई बार दूसरों से छीन के भी अगर मुझे ले लेना पड़े तो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कहा कितनी दफा हमने ये देखा है कि हमारे नागरिक उठकर लड़ रहे हैं कि हमारा इससे नुकसान भी हो तो भी दूसरों का हित इसमें होने वाला है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। पिछले 1 साल से हम किसानों का आंदोलन देख रहे हैं, पर हमारे नागरिक समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो उन किसानों की मांगों के प्रति उदासीन होकर बैठा हुआ। पर आज भी ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि किसान न सिर्फ एक मजदूर है, वो अन्नदाता भी है। अगर हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए हमें अन्न खुराक मिलता है तो उसमें किसान के परिश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो बात हम अगर भूल जाते हैं तो फिर किसान भी ये बात याद रखेगा ना कि ठीक है, तो फिर मैं भी मेरे मुनाफे के लिए ही उत्पादन करूंगा, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मुनाफे के सिवा कोई भी चीज का उत्पादन नहीं करता। अभी कोरोना में ही देख लीजिए, वैक्सीन की जब बात आती है तो वैक्सीन में भी मुनाफा कमाने की ही वृत्ति हमें दिखाई दे रही। तो किसान क्यों बलिदान करे? अगर किसान भी एक उत्पादक ही है, महज एक उत्पादक है, तो उसने उत्पादक की तरह ही हमारे साथ पेश आना चाहिए। तो जब किसान के ऊपर संकट आया है तब हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रहते, तो हम उसे एहसास कब दिलाएंगे कि तेरे अधिकार के बारे में भी हम उतने ही जागरूक हैं जितने हम हमारे अधिकारों के बारे में। तो ये सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारियां कितनी है। शहर के वासियों और शहर के नागरिकों के लिए ये बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जिसे अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं, वैसे इस मुल्क पे लगे हुए पैरासाइट बन गए। और मध्यम वर्ग को ये एक अहंकार आ गया है कि क्योंकि हम कर भरते हैं इसलिए हम सारा उपभोग करना हमारा अधिकार बन जाता है, क्योंकि हम तो ये राष्ट्र चला रहे हैं। हम अगर कर देना बंद कर दे तो ये राष्ट्र चलेगा। पर अगर टैक्स भरना वॉलंटियरी हो जाता, सरकार ये कहती है कि भाई ठीक है, हम कर ला देंगे नहीं आप पर, आप स्वेच्छा से अपना कर अदा करें और फिर अब जिए
तो फिर मैं देखूंगा कि कितने मध्यम वर्ग के नागरिक प्रामाणिकता से कर भरते हैं। अभी तो कर भरना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी तनख्वाह ही उनके हाथों में कर काटने के बाद आती है। इसलिए टैक्स एक परहेज हो गया, एक फर्जियात हो गया, इसलिए वो भरते हैं। अगर उनको कहा जाए कि भाई साल के बाद आप तय करो कि आपको कितना टैक्स भरना है, तो मैं देखूंगा कि कितने लोग टैक्स भरते हैं। या फिर एनवेलप के अंदर 1 रुपया डाल के देखे आते हैं कि शुकुन का ये रख लो, क्योंकि खुदगर्जी तो हमारा स्वभाव बन गया है। हम हमेशा अपना हित ही देखते हैं पहले, और जिस राष्ट्र में अपना हित सर्वोपरि हो जाए उसमें सबका भला ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, और फिर उसकी अधोगति होती है। स्वतंत्रता के बाद हमारे साथ भी ये हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी जो थी, वो पीढ़ी वो वाली थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान किए थे। तो जब स्वतंत्रता मिली तो उनको लगा कि हमने अब हमारा कर्तव्य पूरा किया है, अब हम आराम कर सकते हैं। उनके संतानों की जो पीढ़ी थी, उन्होंने अपने जो सब पूर्व माँ बाप थे, उनके बलिदानों का नुकसान सहा था। उन्होंने देखा था कि जो सत्याग्रही देश के लिए लड़ने चले गए, उनके परिवारों की क्या हालत हुई थी, उनने वो भोगा था। तो उन्होंने ये तय कर दिया कि अब स्वतंत्र भारत में हम हमारे परिवार के लिए सुरक्षा के लिए काम करेंगे। तो वो एटीट्यूड से उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद उपभोगवाद आने लगा, और उनके बाद की जो पीढ़ी थी, उन्होंने कहा कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमको बलिदान देने की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे दिया था, अब हमें तो यहाँ अब हम आम के बागान में हैं, आम की फसल होने वाली है, तो आम खाना ही हमारा कर्तव्य है। तो वो जो समय आया, उसके बाद की पीढ़ियां स्वार्थी पीढ़ियों की, भारतीयों की पीढ़ियां बन गई, और हमने हमारे मुल्क के बारे में सोचना बंद कर दिया, और अपने आप को ये कह दिया कि प्रजातंत्र में हमने चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि है, उनका कर्तव्य है, वो काम करेंगे। और जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया और कहा कि ये लोग तो बेध्यान है, कुछ देखते नहीं है, चलो हम हमारी जेबें भरना शुरू करते हैं, तो लूट शुरू हो गई। और आज हम उस कगार पे पहुंचे हैं कि लूट ऐसी मची हुई है कि अब हमें अपने अधिकारों को खतरे में पड़ते हुए दिखाई देने लगा, और चिंता होने लगी। लेकिन इसका कारण हमारी खुद की निष्क्रियता है। ये जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। कुछ लोग ये मत कहेंगे कि क्रांति करेंगे और ये पूरी सिस्टम उखाड़ के फेंक देंगे। मैं जब तरुण था तभी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, शायद आखिरी रास्ता या इनकलाब या ऐसा कुछ नाम था उसका, और उसमें अमिताभ बच्चन आखिरी सीन में पार्लियामेंट पे अटैक करता है, और सारे जो नेतागण हैं उनको सरकारी और बिन सरकारी उनको खड़ा कर देता है, और मशीन गन लेके उनके सामने खड़ा होके उड़ा देता है सबको। मुझे याद है कि थिएटर में बहुत तालियां बजी, और सब अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते थे कि एक दिन मैं भी मशीन गन लेके खड़ा हो जाऊंगा। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि भाई वो कहानी थी, वो महज 3 घंटे के लिए थी। इसलिए आखिरी सीन में अगर अमिताभ बच्चन सबको मार देता है तो उसके बाद क्या होगा, वो बताने की जरूरत ना कहानी के लेखक को थी, ना ही डायरेक्टर को थी, और इसलिए वो वहां खत्म करके चला गया, और हम तालियां मार के निकल गए वहां से। अगर सही असली जिंदगी में ऐसा हम करते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, ये प्रश्न उस वाकये के इमीडिएटली बाद हमें ही फेस करना पड़ेगा। वो करने वाले को तो सजा होगी, शायद पुलिस आके मार देगी, कुछ भी होगा, शायद बच भी जाए तो न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी,
पर उसके बाद देश का क्या? वो पूरी सरकार की जगह पे नई सरकार लानी पड़ेगी। और अगर इसी सिस्टम से हम नई सरकार ले आते हैं तो फिर सिस्टम के साथ साथ करप्शन भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, हमारी खुदगर्जी भी आ जाएगी, और वो सारी चीजें आ जाएगी तो उनको भी भ्रष्ट होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद उनको भी एहसास हो जाएगा कि भाई वो लोग खुदगर्ज है तो मैं क्यों ना खुदगर्ज बनूं, और मैं उनका लोभ लाभ करवा के देता हूं तो मैं अपना लाभ क्यों ना करूं। बाबू लोग यही कहते हैं ना, कई लोग कई बार हमको, कि सरकार मुझे उनका काम करने की तनख्वाह देती है, आप मुझे क्या दोगे अब तुम्हारा काम करवाने के लिए। जब बाबू कमोडिटी बन जाता है तो उसको अधिकार है हर चीज का पैसा मांगे, हर चीज की कीमत मांगे, पर उसे वो कमोडिटी बनने को किसने दिया? इसमें भी हमारी मिली भगत है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी खुदगर्जी से काम करवाना होता है, जो सच्चा नहीं होता वो भी करवाना होता है, तब जाके हम अपने आप को ये कहते हैं कि अब हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं, ये जिंदगी चलनी है, ये सब करना ही पड़ता है। तो भ्रष्टाचार को हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि वो हमारी मजबूरी है, पर सच्चाई में वो हमारी सहूलियत बनी। अपनी सहूलियत के लिए, अपना मार्ग आसान करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म इन्वेंट करके रख दी, और उसका उपभोग जब भी जरूरत पड़े हम इमीडिएटली कर देते हैं। तो जहां जिस सोसाइटी में इतनी नैतिकता का भ्रष्टाचार हो गया हो, नैतिकता का पतन हो गया, वहां हम किस तरह से एक आदर्श सोसाइटी की रचना, एक आदर्श समाज, एक आदर्श राष्ट्र की रचना का ख्याल भी कर सकते हैं। और फिर क्या हमें अधिकार मिलता है कि हम उसके बारे में किसी और की टीका करें? क्योंकि उस टीका में भी दम भी होगा, क्योंकि हम अपने आप को दोष नहीं देना चाहते, हम किसी और को गिल्टी मान के उसके ऊपर दोष का टोपला पूरा डाल देते हैं। तो बापू के सपनों का भारत साकार कैसे होगा? हमने डेमोक्रेसी की एक नई परिकल्पना कर दी है कि बहुमत का राज, पर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि बहुमत का राज, क्योंकि फिर अगर हम ये मान लें कि बहुमत का राज है तो जैसे लोकसभा या विधानसभा में बहुमत होने पर उस पार्टी की सरकार बनती है, उसी तरह से फिर वो हो जाएगा कि भाई उस पार्टी को जिन्होंने वोट दिया उनका अधिकार हो जाएगा, जिन्होंने उस पार्टी को वोट नहीं दिया वो बेदखल हो जाएगा, 5 साल तक उनकी सुनवाई नहीं होगी। वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक का अधिकार एक समान होता है। The good of all, not just the good of the many. कई बार ये कहता है कि बहुमतों की भलाई के कारण कुछ लघुमत का नुकसान हो जाए तो वो जायज है, वो जायज नहीं। हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि सबका भला उसमें हो, किसी का अहित ना हो उसमें। आजकल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी बात हो गई है, हर चीज में डेवलपमेंट की बात आती है। अब देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो उसका उपभोग कौन करते हैं, किसके फायदे के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और किसको उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। एक मिसाल आपको दूं कि पहले, आज से 10-15 साल पहले तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोल्हापुर बाय रोड जाए, क्योंकि इतना कठिन था वो कोल्हापुर जाना बाय रोड कि कभी सोच भी नहीं आती थी कि कोल्हापुर जाना है, चलो गाड़ी निकालते हैं पहुंच जाते हैं, ट्रेन से ही जाते हैं। आज बंबई से कोल्हापुर तक की जर्नी इतनी आरामदेह हो गई है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई कोल्हापुर जाना है तो गाड़ी निकालो, हमें ट्रेन की क्या जरूरत है।
उस राज्य मार्ग और राष्ट्र मार्ग पे जब मेरी गाड़ी चलती है 100 किलोमीटर की स्पीड पर, तब एक बार भी मुझे ये सोच या विचार नहीं आता है कि इस सड़क बनाने के लिए कितने गरीब किसानों की जमीन ले ली गई और उस रास्ते का उनको क्या फायदा हुआ। मैंने तो जब भी देखा है तो देखा है कि नुकसान ही हुआ है, क्योंकि कई बार ये होता है कि गांव रास्ते के एक तरफ होता है और उनकी जमीनें रास्ते के दूसरी तरफ चली गई होती है। तो हर रोज अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए भी उनके ऊपर प्रश्न आ जाता है कि भाई ये क्रॉस करते वक्त स्पीड में आने वाली गाड़ी कहीं मुझे उड़ा तो नहीं देगी, क्योंकि उनकी क्रॉसिंग की भी सुविधा नहीं होती। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना किसके, किसने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के लिए कुर्बानी दी और कौन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदे का उपभोग कर रहा है। तो अगर ये भी हम सोचना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि हर एक वो बात जहां बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट डाले जाते हैं, वापस गरीब किसानों की गांवों की जमीन ले ली जाती है, उनको कहा जाता है डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट होगा। पर इंडस्ट्री रहती कब तक है? जमीन ली जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है सरकार को कि जमीन सस्ते में मुझे दिला दो तो मैं इंडस्ट्री डालता हूँ। सरकार उसको सस्ते में, कई बार मुफ्त में जमीन दे देती है। वो जमीन आती कहाँ से है? गांव वालों की जमीन है। गांव वालों को ये कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, ये मजदूरी करके तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, ऐसे ही गरीब पड़े रहे हो, बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। पर जो तकनीकी काम करने वाले होते हैं वो तो बाहर से आते हैं, क्योंकि गांव वालों को, बच्चों को तो वो शिक्षा नहीं मिली, ट्रेनिंग नहीं मिली कि वो तकनीकी काम कर सके। तो उनको नौकरी कौन सी मिलती है? सफाई कर्मचारी की या तो ड्राइवर की, उसे। और वो रहती कब तक है? जब तक उस इंडस्ट्रियलिस्ट को नफा नहीं मिलता। अभी अभी हमने एक खबर पढ़ी कि फोर्ड कंपनी हिंदुस्तान में उनके सारे प्लांट्स बंद करके चले जाने, वो प्लांट्स पे ताला लग जाए। वो प्लांट बने हैं गांवों में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज करना था और वहीं पर सस्ती जमीनें मिल रही थी। तो वो जमीनें भी गई, वो कारखाना भी बंद हो जाएगा, नौकरियां भी चली गई और कुछ नहीं रहेगा। नफा इंडस्ट्रियलिस्ट का, नुकसान भुगतना लोगों को। तो ये कैसा डेवलपमेंट? अगर आप मेरी जमीन ले रहे हो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देने को, तो मुझे ये अधिकार दो कि मैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने बैठकर उसके साथ सौदा कर सकूंगी। तुझे चाहिए ना मेरी जमीन, मेरी कीमत ये है, मुझे वो कीमत दे और ले मेरी जमीन। सरकार क्यों खरीदती है वो जमीन? सरकार इसीलिए जमीन खरीदती है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ते में दिला सके। अगर मैं मना कर दूं तो वो ऑर्डिनेंस लाके मुझे बेदखल कर सकते हैं मेरी जमीन पर से। तो कुर्बानी कौन दे? और जब कुर्बानी देते हैं गरीब, तो सरकार और समाज ये कहता है कि उनके पास था ही क्या, झोपड़ी में ही रहे हैं सदियों से, उनकी कई पीढ़ियों से, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें। पर सड़क बनाने के लिए किसी बड़े उद्योगपति की एस्टेट का एक कोना भी कभी कटते हुए आपने देखा है? किसी मिनिस्टर की जायदाद का एक हिस्सा भी कभी रास्ता बनाने के लिए ले लिया गया, ऐसी खबर हमने सुनी है? क्यों? तो क्यों वो नहीं होता? क्यों तब वो रास्ता मोड़ दिया जाता है? तो ये कैसी समता, ये कैसी समानता, और ये कैसा समाज की वो ऐसा अन्याय सह लेती? हम सहते हैं इसलिए ये होता रहा है ना। तो फिर आदर्श राष्ट्र बनेगा कैसे, और फिर उसकी उजवनी करने का अधिकार हमको कौन देता है, कहाँ से मिलता है? अगर सही मायने में आजादी के 75वें साल में हम गांधी जयंती मनाना चाहते हैं, तो हमने इस गांधी जयंती पर यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ये शपथ लेनी होगी कि बापू के सपनों का भारत बनाने के लिए हम
अपना कर्तव्य निभाएंगे और हमें जो कुर्बानियां देनी है वो प्रामाणिकता से देंगे और राष्ट्र के काम में निस्वार्थ होकर काम करेंगे और हमारा उद्देश्य सबका भला होगा। किसी एक धर्म, किसी एक समाज, किसी एक जाति, किसी एक गुट का ही नहीं, सबका भला हो और उसमें वो भले में अगर हमारा खुद का अहित भी होता हो तो वो भी सहने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। अगर हम ये करेंगे तो ही जाकर हमारे सपनों का, बापू के सपनों का भारत और हमें जो चाहिए वैसा आदर्श राम राज्य हम ला पाएंगे। हमें ये याद रखना है कि राम जो भगवान है वो हमारे मंदिरों का भगवान, पर जो राम की कल्पना राष्ट्र के लिए है वो एक सिद्धांत है, एक आदर्श, और उस आदर्श राम को हमें प्रस्तावित करना है। जैसे बापू के सपनों का भारत एक आदर्श है, वैसे ही राम राज्य का राम एक आदर्श है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। यही बात बापू ने बार बार की कि राम एक प्रतीक है, एक आदर्श है न्याय का, समता का और एक आदर्श समाज का, और उसी रूप में उसकी प्रस्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की प्रस्थापना आप चाहे तो अपने घर में, अपने मंदिरों में कर लो, उसकी पूजा भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब राम राज की बात आए तो वो आदर्श प्रधान हो। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें कोई अधिकार नहीं रहता कि हम हमारे देश के जो हालात आज हैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करें, क्योंकि टीका भी करने का अधिकार उनको ही होता है जिन्होंने कुछ कर किया हो। कुछ करने के बाद अगर सुधार नहीं हुआ है तो फिर हम आपको टीका करने का अधिकार मिलता है, पर कुछ किए बगैर उस सिस्टम, उस मैकेनिज्म का एक पुर्जा बने रहने के बाद अगर आप टीका करने बैठ जाते हो कि सब खराब है, सब बिगड़ा हुआ है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप दंभ कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ आप किसी और के साथ नहीं, अपनी आत्मा के साथ बोल रहे हैं। ये याद रखें, जब जब हम झूठ बोलते हैं तो वो सबसे ज्यादा हम अपनी आत्मा को ही झुठलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा हमें डंकती है। किसी को भी, कोई भी कितना भी वो बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, जब खराब काम करता है तो उसकी आत्मा उसको डसती। कई लोग होते हैं जो वो उस डंक को दबोच के रख दे सकते हैं, उसके तरफ दुर्लक्ष कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द तो होता ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत पाप करता है वो पुण्य करने का दंभ करता है, हर रोज मंदिर में जाके क्षमा याचना करेगा। क्या जरूरत है हर रोज क्षमा याचना करने की? क्योंकि मंदिर से बाहर निकलते ही पाप कृत्य शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा, ये नोट करिएगा, पूजा करने से कोई पवित्र नहीं होता, पवित्र अपने कार्यों से होता है, अपनी जीवन से होता है, जीवन शैली से होता है। और हम झूठ इसीलिए बोलते हैं कि हमारी आत्मा हमें डंके नहीं, हमें लगता है कि हम हमारी आत्मा को बेवकूफ बना सकते हैं। पुराणों में कहा है ना कि लेख लिखे जाते हैं और जब मृत्यु होती है और स्वर्ग लोग जाते हैं तो हमारा हिसाब किताब होता है। कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई वहां लेजर नहीं होता हमारे क्रेडिट और डेबिट का। वो पूरा लेजर हमारी आत्मा रखती है, हमारी आत्मा हमारा ऑडिटर होता है, और हमारे कार्यों का लेजर और हिसाब किताब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी आत्मा ही रखती है, और हमें चीख चीख के बताती रहती है कि तुम घाटे में हो, संभल जाओ। और उस घाटे की तरफ दुर्लक्ष्य करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, और एक बार झूठ बोलना शुरू कर दिया तो याद रखिएगा कि झूठ को टिकाए रखने के लिए हमें और झूठ बोलना पड़ता है। आजकल
इंग्लिश में कहते हैं कि दिस इज द एज ऑफ पोस्ट ट्रूथ, यानी कि सच्चाई के बाद का, सच्चाई जब खत्म हो जाती है उसके बाद का युग है ये, जहां सत्य नहीं है वो युग ये है, ऐसा कहा जाता है। पोस्ट ट्रूथ एरा आजकल बहुत कहा जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहने बैठे तो झूठ का जमाना, कि अब हम झूठ के जमाने में जी रहे हैं। तो फिर सब झूठ बोलते हैं तो हम भी झूठ बोले, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या फर्क पड़ता है, ये सबसे नुकसानदेह बात होती है। फर्क पड़ता ही है, हर कार्य का, हर कर्तृत्व का फर्क पड़ता है। जैसे आजादी सिर्फ गांधी, सिर्फ भगत सिंह, सिर्फ सरदार पटेल या नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या उन सारे क्रांतियों के कारण नहीं मिली है, वरना जब जब उन्होंने वो क्रांति के कृत्य किए होते तब तब अंग्रेज पराजित होकर चला गया हो। आजादी हमें इसलिए नहीं मिली कि क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी या गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने नेतृत्व किया, इसलिए हमें आजादी मिली। आजादी हमें तब मिली जब नागरिकों ने यह तय कर लिया कि आजादी मेरा अधिकार है और आजादी प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। अब देखिए 42 की जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई और ये कहा गया कि करेंगे या मरेंगे का नारा दिया गया और अंग्रेजों को कहा कि चले जाओ, तो उसके फौरन बाद अंग्रेजों ने सारे जो वरिष्ठ नेतृत्व था उनको सबको गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि अब सामान्य नागरिक क्या करेंगे, नेतृत्व विहीन क्रांति हो कैसे पाएंगे, लड़ेंगे कैसे, थोड़ा कुछ होगा और फिर खत्म हो जाएगा, सब अपनी अपनी जिंदगियों में चले जाएंगे। पर तब के जो भारत के नागरिक थे उन्होंने ये तय कर दिया कि आजादी मेरा अधिकार है, वो प्राप्त करना मेरा कर्तव्य, और वो लड़े उसके लिए। और अंग्रेज भी ये बात भूल गए थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के 5-6 साल पहले से ही बापू ने भारत के नागरिकों को आखिरी अंतिम सत्याग्रही की कल्पना दे दी और ये कह दिया था कि सत्याग्रह अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आजादी अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, और आपको शस्त्र सज्ज होना पड़ेगा उस आजादी के लिए लड़ने के लिए। और अंग्रेज बौखला गया क्योंकि पूरा नेतृत्व जेल में था लेकिन क्रांति खत्म नहीं हो रही थी। हमें उसके कारण हमें सफलता प्राप्त की, जीत प्राप्त की, इसलिए बापू आजादी के नायक के रूप में आगे आए। पर उस आजादी में हर किसी, उस वक्त के हर भारतीय नागरिक का और उसके पहले के लोगों का भी उतना ही महत्व और अहमियत थी, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और आज जब हम पूर्ण स्वराज की कल्पना की बात करते हैं या एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं या एक राम राज्य के स्थापना की बात करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक होना और प्रामाणिक होना पड़ेगा। वो अनिवार्य हो जाएगा। कोई मसीहा नहीं आने वाला, आज के जमाने में कोई मसीहा नहीं आने वाला। हमें अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा। हमारे अंदर के, हमारे आत्मा के गांधी, हमारे आत्मा के राम को हमें उजागर करना पड़ेगा, तभी जाके वो हो पाएगा। और ऐसे जब वक्त पे हम लोग ये बात करते हैं कि भाई 75 साल हुए, हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या पाना बाकी है, तब अपने आप को ये भी हमेशा कहते रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी पाया, जो भी खोया, उसका जिम्मेदारी मेरी है। ये मैं अपने बोए का फल खा रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। हमने 50-60 साल अंग्रेजों पे दोष डालने में गुजार दिए कि जो भी बुरा हो रहा है वो अंग्रेजों ने जो हमें छोड़ा था वो ही उसी के कारण हुआ, अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था इसलिए हम आए। सच्चाई में भी अगर कभी हम लूटे जाते हैं तो उसके बाद शायद पहले जितनी ऐश्वर्य नहीं होगा हमारे पास, लेकिन हम वैसे बर्बाद होके नहीं रहते।
हमारे श्रम से हम वापस अपने आप का अस्तित्व बढ़ाते ही जाते हैं, अपनी हैसियत बढ़ाते ही जाते हैं। वैसे ही राष्ट्र भी बनता है, वैसे ही राष्ट्र भी चलता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम गांधी की भक्ति करें तो व्यक्ति पूजा ना करें, पर उन आदर्शों का मतलब जाने पहचाने और उन आदर्शों को अपनाएं। वही महत्व होता है गांधी जयंती का। एक तरफ से हम राम की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम के उसके स्वरूप के कारण करते हैं। जब भी राम का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम। पर हमें राम कैसा चाहिए? बदला लेने वाला, खुद की चीजें हासिल करने वाला, खुदगर्ज राम, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम की वो मर्यादा में रहने की, जिंदगी जीने की कल्पना कहाँ भुला दी। और बापू ने जब अहिंसात्मक जीवन की बात की थी तो वही बात थी जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने की, वही गांधी ने भी की। उन्होंने मर्यादा को अहिंसा की मर्यादा बनाया, राम ने मर्यादा को अपने कर्तव्यों की मर्यादा बनाई, पर वो बातें एक ही थी, ये समझना बहुत जरूरी। वो राम हो, रहीम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो या अल्लाह हो, वो नाम हमने दिए, उनकी सीख वही होती है। अगर हम सच्चाई देखें, उनकी जो सच्चाई, उनका जो सत्य होता है, क्योंकि सत्य के कोई अवतार नहीं होते, सत्य हमेशा सत्य रहता है, परम सत्य ही होता है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार सत्य का पालन करते हैं। इसीलिए आज वो फैंसी टर्म आ गया है, पोस्ट ट्रूथ। मुझे हमेशा ये प्रश्न उठता है कि ये पोस्ट ट्रूथ है क्या? क्या अब के जमाने में सत्य का कोई महत्व ही नहीं है? सत्य की कोई अहमियत ही नहीं रही है? तो फिर जीवन क्या है? तो जीवन अगर सत्य नहीं है तो क्या मृत्यु सत्य है? तो पोस्ट ट्रूथ में क्या हमको जिंदा रहने का अधिकार रहता है? अगर हम पोस्ट ट्रूथ में चले गए हैं तो क्या हमें जिंदा रहने का अधिकार रहता है? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सत्य अनिवार्य है और वो एवरलास्टिंग है। और इसीलिए बापू ने ये कहा था कि मैंने जो किया वो कोई मेरा आविष्कार नहीं था। मैंने जिस कल्पनाओं पे, जिन सिद्धांतों पे मानवता का निर्माण हुआ, समाज और सभ्यता का निर्माण हुआ, उन बुनियादी तत्वों को ही अपनाया है और उनको, उनके सहारे पर ही मैंने अपनी पूरी इमारत बनाई। और वो समय और काल के अनुसार कभी खत्म नहीं होते, एवरलास्टिंग होते। ये हमने सोचना बहुत, समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक ये सारे जो त्योहार हम मनाने लगे, आजादी का त्योहार, अमृत महोत्सव, गांधी जयंती, ये सारी चीजें बेबुनियाद हो गए। फिर ठीक है ना, एक ही रस्म बना लो, 5 पेड़े खा लो, 10 पटाखे फोड़ दो और 2 बार भूख से ज्यादा भोजन करो और कहो कि हमारा त्योहार। फिर त्योहारों को अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या है? सब एक ही चीज कर दो ना, कि भाई आज उत्सव मनाने का बहाना, और उत्सव मनाते रहो। आज हमारी जो एक उदासीनता है हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, वो आप देखिए कि हमारा जो वर्तमान है वो इतना घिनौना है कि हम अपने आप को संभाले रखने, अपनी जो सैनिटी होती है उसे बचाए रखने के लिए हम अपने वर्तमान और अपनी जो सच्चाई है उससे भी अपने आप को कितना आंखें मूंद लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है उसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से अगर आप देखें, सोशल मीडिया को अगर हम प्रमाण मान लेते हैं कि हमारे समाज की
जो सेहत है उसका प्रमाण सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम है वो है। तो 1 साल से किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में आप सोशल मीडिया पे देखो तो आपको किसान आंदोलन के बारे में टीका, प्रशंसा या हमदर्दी का पोस्ट कितना मिले, और उसके बनिस्बत अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है उसके बारे में आपको कितना मिलेगा। हमें क्या फर्क पड़ता है अफगानिस्तान में तालिबान क्या करे ना करे, उनका देश है, उनके लोग हैं, उनके लोगों को अगर तालिबान पसंद नहीं होगा तो वो युद्ध करेंगे, एक आंतरिक संघर्ष होगा। अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है आंतरिक संघर्ष, वो लड़ेंगे। किसी और राष्ट्र की खुदगर्जी होगी तो वो जाएगा उधर उनकी लड़ाई में मदद करने। हमारे आज के अस्तित्व पे तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ने वाला। पर अगर सोशल मीडिया को देखें तो हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व पे तालिबान का अधिकार हो गया है, और तालिबान अफगानिस्तान में क्या करता है उसी से हमारा कल तय होगा। मैं सुबह उठता हूँ तब से सोशल मीडिया पे तालिबान 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 इतना सुनता हूँ, मुझे डर लगने लगा है कि अब मेरे दरवाजे की घंटी बजेगी तो काली पगड़ी वाला तालिबान खड़ा होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो सच्चाई है उसको हम नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो इतनी घिनौनी हो गई है कि हम उसे देखना नहीं चाहते, और इसलिए एक काल्पनिक चित्र बना के एक काल्पनिक सृष्टि में जिंदा रह रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र की कमजोरी और हमारे समाज की मजबूरी का प्रतीक है, और ऐसा राष्ट्र और ऐसे समाज को किसी भी उत्सव के मनाने का अधिकार नहीं होता। तो आज अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो आज के दिन बापू के सपनों के भारत को साकार करने के लिए आप क्या करेंगे वो तय करो, और आज ही से वो करना शुरू करो। आपको अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करनी, थोड़ा वक्त, थोड़ा दिमाग और थोड़ी निष्ठा, बस उतना ही अगर आप लगा लेंगे तो शायद कल वो पूर्ण स्वराज प्राप्त ना हो, लेकिन आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों के लिए आप एक आदर्श राष्ट्र की लेगेसी छोड़ के जाएंगे, और वो हमेशा आपका उपकार मानेंगे। तो इसके लिए व्रत ले तो जाकर हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमने सही मायने में गांधी को समझा और गांधी जयंती को मनाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने आज मुझे ये मौका दिया। शिवाजी यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्राध्यापक, वहाँ के जो सारे स्टाफ है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। गांधी सेंटर और बाकी सब का भी, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया कि मैं आपके साथ बात कर सकूं और गांधी जयंती के दिन आपके साथ बात कर सकूं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद तुषार गांधी सर. आपण अत्यंत मोजक्या वेळामध्ये भारतीय स्वातंत्र्याची 75वी आणि महात्मा गांधी या विषयावर विवेचन करत असताना महात्मा गांधी यांची समकाळातली प्रस्तुतता खूप अनुषंगिक उदाहरणं देत आमच्या समोर मांडलीत, सादर केलीत. आपल्या या अत्यंत तळमळीच्या वक्तव्याबद्दल, मार्गदर्शनाबद्दल आणि आपण वेळात वेळ काढून आम्हा सर्वांशी संवाद साधला याबद्दल मी शिवाजी विद्यापीठाच्या वतीनं आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि यानंतर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. कुलगुरू डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर. सर्वांना नमस्कार. आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी यांची 152वी जयंती. या जयंतीनिमित्त शिवाजी विद्यापीठामार्फत ज्यांचं व्याख्यान आपण
आयोजित केलेलं आहे ते आजचे प्रमुख वक्ते आदरणीय तुषारजी गांधी, शिवाजी विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राध्यापक PS पाटील, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर विलास नांदवडेकर, वित्त व लेखा अधिकारी अजित चौगले, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक श्रीयुत गजानन पळसे, प्रशासनातील माझे सर्व अधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विविध महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संस्थाचालक, या विद्यापीठाचे सर्व प्रशासकीय सेवक, बंधू आणि भगिनींनो, प्रथमतः आज बापूजींच्या जयंतीनिमित्त बापूजींना मी विनम्र अभिवादन करतो. आजच्या या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या व्याख्यानामध्ये आजच्या प्रमुख वक्त्यांनी महात्मा गांधीजींचे समकालीन विचार आजच्या युगात कशा पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी केली जाते, खरं म्हणजे हे विचार अंगीकार करण्यासाठी या देशातील प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य काय आहे, समाजकारण्याचं कर्तव्य काय आहे, राजकारण्याचं कर्तव्य काय आहे आणि देशाचा नागरिक म्हणून त्याचं कर्तव्य काय आहे, या बाबीवर त्यांचं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. वेगवेगळ्या घटकामध्ये दरी आहे ची यामागची कारणं काय आहेत, याची कारणमीमांसा काय आहे, याबाबत सुद्धा त्यांनी लक्ष वेधलेलं आहे. या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करत असताना मला 3 प्रमुख बाबीवर मनोगत व्यक्त करायचं आहे. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे आरोग्य. मित्रहो, गेल्या 2 वर्षापासून संपूर्ण देश आणि जग कोविड-19च्या महामारीने त्रस्त आहे. पहिली लाट आली, दुसरी लाट आली, तिसरी लाट येणार, अशा प्रकारचं वातावरण गेले 1.5 वर्षाहून जास्त आपण भोगतो आहे. या वातावरणामध्ये आपल्या जवळच्या आप्तेष्टांची, मित्रांची, स्नेहजनांची, त्यांच्या कुटुंबावर जी काही परिस्थिती ओढवलेली आहे ती आपण सर्वांनी पाहिलेली आहे. हे करत असताना मला असं वाटतं की देशामध्ये ज्या ज्या वेळेला संकट आली, हे आरोग्याच्या दृष्टीचं एक संकटच होतं, त्या वेळेला आपल्या सर्वांना महात्मा गांधींची आठवण होते. आता या संकटाला सुद्धा बापूंजींची आठवण होण्याचं एक महत्त्वाचं कारण, या संकटाशी तोंड देत असताना जी पहिली गोष्ट आपण करायची ठरवली ती म्हणजे सुरक्षितता आणि आरोग्य. आरोग्य म्हणजे स्वच्छता. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आरोग्य चांगलं टिकवायचं असेल तर स्वच्छता ही राखलीच पाहिजे. आणि बापूजींचा नेहमी स्वच्छतेबाबत कायम आग्रह असायचा. आग्रह करायचे आणि त्याची सुरुवात ते स्वतःपासून करायचे. आज वारंवार हात धुवा, मुखपट्टीचा वापर करा, सुरक्षित अंतर ठेवा, या सगळ्या गोष्टी जर आपण पाहिल्या तर या सगळ्या गोष्टी स्वच्छतेला किंवा स्वच्छतेचा आग्रह करणाऱ्या आहेत असं मी मानतो. साधी मुखपट्टी जरी वापरायची असेल तर ती सुद्धा स्वच्छ असली पाहिजे. हात धुण्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती कशा पद्धतीची असायची याबाबतीत मार्गदर्शन करायची पाळी आली आपल्याला. सॅनिटायझेशन असेल किंवा साबणाने हात धुवायचे असेल किंवा पाण्याने हात धुवायचे असेल तर व्यवस्थित हात कसे धुवायचे ह्याचं मार्गदर्शन झालं आणि मग स्वच्छतेची सुरुवात झाली. स्वच्छतेची सुरुवात करत असताना स्वच्छता असा एक भाग आहे, त्याच्यामध्ये स्वतः सहभागी व्हावं लागतं आणि यामध्ये स्वावलंबन येतं. बरेच घटक दरवर्षी 2 ऑक्टोबरला स्वच्छता मोहीम घेतात. 365 दिवसामध्ये 2 ऑक्टोबर हा एक दिवस असतो. राहिलेल्या 364 दिवसामध्ये सुद्धा स्वच्छता ही प्रामुख्यानं आपल्या जीवनाचा आणि सर्वांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली पाहिजे. तर ती स्वच्छता ही स्वावलंबन म्हणजे स्वतःपासून सुरुवात करायची. आपली स्वतःची स्वच्छता, आपल्या परिसराची स्वच्छता, आपण जिथं निवास करतो, राहतो तेथील स्वच्छता, ज्या समाजात राहतो तेथील स्वच्छता आणि मग हळूहळू अगदी देशापर्यंत आणि जगापर्यंत आपण जातो. या सगळ्या गोष्टीची स्वच्छता करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळं मला ही पहिली बाब अधोरेखित करायची आहे
की गांधी जयंतीनिमित्त जर आपल्याला कोणते निग्रह करायचे असतील तर पहिला निग्रह करावा की मी स्वतः स्वच्छ राहणार, माझा परिसर स्वच्छ ठेवणार, माझ्या देशाची स्वच्छता करण्यासाठी मी पुढं येणार. दुसरी गोष्ट अशी की बापूजी नेहमी म्हणायचे की खेड्याकडे चला. खेड्याकडे चला ज्या अर्थानं आपण सगळे घेतो तर खेड्याचा विकास हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुषारजींनी सांगितलं की गरीब श्रीमंत, खालचा वर्ग वरचा वर्ग अशी जी काही दरी निर्माण होते आहे. आपण आता यावर्षी आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय, पण या 75 वर्षामध्ये ही जी काही दरी आहे गरीब श्रीमंतीची असेल किंवा आणि बऱ्याच प्रकारच्या दऱ्या आपल्या समाजामध्ये दिसून येतात, ही कधी मिटणार, ही कधी नाहीशी होणार. आणि म्हणून खेड्याकडे चला याचा अर्थ असा आपण घ्यायला पाहिजे की खेड्याचा विकास व्हायला पाहिजे. आणि व्यक्ती ही देशाची असते, ती खेड्यातली, ती शहरातली, ती अतिउच्च वर्गातली अशी असू नये, ती या देशाचा नागरिक अशीच त्याची ओळख असली पाहिजे. आणि हे जर करायचं असेल तर आपल्याला खेड्याकडे जावं पाहिजे. म्हणजे काय करायचं की खेड्याचा विकास हा शाश्वत विकास अशा पद्धतीने केला पाहिजे, ज्याला आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतो. हे करत असताना आपण बऱ्याच वेळेला इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स अशा प्रकारचे शब्द वापरतो. म्हणजे नेमकं काय? त्याचा साधा सोपा अर्थ मी असा घेतो की एखाद्या भागाचा विकास करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये नाविन्यता तिथं आणली पाहिजे. मग त्या कोणकोणत्या गोष्टी आपण करतो त्यामध्ये नाविन्यता जर आपण आणू शकलो तर मला वाटते विकासाला चालना मिळायला आपल्याला सुकर होईल, तो मार्ग आपला सोपा होईल. आणि ते नाविन्य आणत असताना ते शाश्वत पाहिजे. त्याच्यातून नाविन्य म्हणजे काही नवनिर्मिती आपण करतो, ती नवनिर्मिती ही विकासाकडे घेऊन जाणारी पाहिजे. फक्त विकास हा शब्द जर आपण वापरला तर त्याच्या पाठीमागे जोपर्यंत आपण शाश्वत वापरत नाही तोपर्यंत तो खऱ्या अर्थाने विकास होत नाही. त्यामुळे शाश्वत विकास हा आपण अग्रक्रमाने त्याचा विचार करायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी खेड्यातील युवा वर्ग असेल किंवा इवन प्राथमिकचे विद्यार्थी असतील, माध्यमिकचे विद्यार्थी असतील, महाविद्यालयांचे विद्यार्थी असतील, युवा वर्ग असेल, या सर्वांना एक कौशल्य आपल्याला देता येते का ते पाहायला पाहिजे. आणि फार मोठं कौशल्य नाही, ते ज्या गोष्टी करतात त्या कौशल्यपूर्वक त्यांनी जर केल्या तर मला वाटतं खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला साध्य होतील. आणि परत नाविन्य हा तिथं एक दुसरा भाग निश्चितच आपल्याला विचारात घ्यावा लागतो. त्यामुळं आपले खेडी एवढी वैभवशाली त्यांची परंपरा आहे, त्यांच्याकडे असणारे रिसोर्सेस इतके प्रचंड आहेत की ते चांगल्या पद्धतीनं आपण जर हाताळले, चांगल्या पद्धतीने जर वापरले तर खेड्याचा विकास हा शहरांच्या पेक्षा सुद्धा जास्त होऊ शकतो. आपण विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल शेती कुठं आहे, शेतीमधून उत्पन्न मिळते ते कुठं मिळतं, नैसर्गिक साधने कुठं आहेत, पक्षी, प्राणी या सगळ्या गोष्टी कुठं आहेत, या सगळ्या गोष्टी फक्त खेड्यामध्ये आहेत. त्या शहरात तुम्हाला चुकूनही दिसणार नाहीत. ती चुकून ही कधी कधी तर शहराकडे येतात, त्याची कारणं वेगळी आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी रिसोर्सेस म्हणतात, त्याला नैसर्गिक संसाधन म्हणतो आपण, नॅचरल रिसोर्सेस म्हणतो, हे सगळे खेड्याकडे आहेत. त्याचा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं वापर करून शाश्वत विकासाकडे जाणं ही आज काळाची गरज आहे. आणि तिसरी महत्त्वाची जी गोष्ट आहे ती पर्यावरण. पर्यावरणाच्या बाबतीत महात्मा गांधीजींनी एक वाक्य लिहिलेलं आहे. ते असं म्हणतात की ही भूमी, ही पृथ्वी, हवा, पाणी या आपल्याला ज्या मिळालेल्या आहेत, या गोष्टी ज्या मिळालेल्या आहेत त्या आपल्याला असं वाटायला नको की आपल्या वारसा हक्काने त्या मिळालेल्या आहेत. किंबहुना आपली ती जोखीम आहे आणि आपली जबाबदारी अशी आहे की या सगळ्या आपल्याला ज्या चांगल्या गोष्टी मिळालेल्या आहेत त्या जशाच्या तशा आहेत त्या स्थितीमध्ये पुढच्या पिढीकडे सोपवण्याची जी जबाबदारी आहे ती आपल्या सर्वांची आहे. आणि ती जबाबदारी आपण पाळतो का त्या पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याकडे आपला कल चाललेला आहे. अचानक कमीत कमी वेळेमध्ये अतिशय प्रचंड अशी आपल्याकडं वृष्टी होते, पाऊस होतो आणि म्हणजे आपल्याला कळतही नाही आहे की बाबा एवढ्या कमी वेळामध्ये आपला परिसर एवढा जलमय कसा झाला. याची कारणं काय आहेत? जाणकार असं म्हणतात की या सगळ्या गोष्टींची कारणं म्हणजे मनुष्य आहे. मनुष्य जिथे जिथे गेला
तिथे तिथे त्यानं निसर्गाचा ऱ्हास केला असं बोललं जातं. त्यामुळं आपलं पाऊल ज्या ठिकाणी पडतं तिथं आपण अतिक्रमण, निसर्गावर अतिक्रमण करत नाही का, याचा विचार आपण गांभीर्याने करायला पाहिजे. त्यामुळं असलेली जी निसर्ग संपदा आहे, नैसर्गिक संपदा आहे, जी पाणी असेल, हवा असेल, भूमी असेल आणि अखंड पृथ्वी असेल, ही आहे तशी राखणं हे आपलं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. या तिन्ही गोष्टी या महात्मा गांधींनी आपल्याला कित्येक वर्षापूर्वी सांगितल्या आहेत. तर आपण आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. या निमित्ताने मी आपल्या या वर्षाला आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं सुद्धा शुभेच्छा देतो. परंतु आपली प्राथमिक जबाबदारीसुद्धा या अनुषंगानं अधोरेखित करतो की महात्मा गांधींचे विचार जे आहेत हे पर्यावरण असेल, आरोग्य असेल, कौशल्य विकास असेल, रोजगार निर्मिती असेल, अशा सगळ्या गोष्टीकडे घेऊन जाणारे आहेत. त्यांचे विचार आपले अंगीकारणे आणि त्या दृष्टीने आपण शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करणे याकडे आपण जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला पाहिजे. परत एकदा आपल्या सर्वांना महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो आणि अशी अपेक्षा करतो की बापूजींचे विचार प्रत्येक क्षणाला आपण कोणतेही कार्य करत असताना त्यांचे विचार आपण लक्षात घेतले पाहिजेत, अंगीकारले पाहिजेत आणि देशाचा शाश्वत विकास करण्यामध्ये आपला सहभाग असला पाहिजे. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद कुलगुरू महोदय. आपण या व्याख्यानाचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि अत्यंत थोडक्या शब्दांमध्ये अध्यक्षीय आढावा घेतलात. मनपूर्वक धन्यवाद. आणि मित्रहो, कार्यक्रमाच्या शेवटच्या सत्राकडे येत असताना शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर विलास नांदवडेकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. डॉक्टर विलास नांदवडेकर सर. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय कुलगुरू डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर, त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माननीय कुलगुरू डॉक्टर पी.एस. पाटील सर, ज्यांच्या विचारानं आपल्याला प्रेरित केलेलं आहे ते तुषार गांधी, ज्येष्ठ विचारवंत महात्मा गांधी यांचे पंतू. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन मोडमध्ये सहभागी झालेले सर्व श्रोतेगण. खरोखरच आज जे व्याख्यान आपल्याला ऐकायला मिळालं त्या व्याख्यानामध्ये जे विचार तुषार गांधी सरांनी मांडले ते आपल्यासाठी खूपच प्रेरणादायक आहे. आणि या व्याख्यानातून आपल्याला स्वातंत्र्याची जी 75वी वर्ष सेलिब्रेशनचं जे कार्यक्रम सुरू आहेत त्या अनुषंगाने आपल्याला विविध स्वातंत्र्याचे पैलू पाहायला मिळाले. तर या ठिकाणी माननीय तुषार गांधी यांना मी विद्यापीठाच्या वतीने धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर माननीय कुलगुरू साहेबांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवले त्याबद्दल त्यांनाही मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. त्यांचेही या ठिकाणी मी आभार मानतो. या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आमचे कुलगुरू यांचेही या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि जे जे ऑनलाईन मोडमध्ये या कार्यक्रमात सहभागी झालेले श्रोतेगण आहेत त्या सर्वांचेच या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने झाली असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद कुलसचिव महोदय. मित्रहो, आजचं व्याख्यान आणि एकूणच कार्यक्रम आपल्याला निश्चितपणाने आवडला असेल. तुषार गांधी यांचं वक्तव्य जे होतं त्यामुळे निश्चितपणाने आपण चिंतन प्रवण झाला असाल अशी मला खात्री वाटते. आणि अशाच पद्धतीची काही दर्जेदार, काही चांगली व्याख्यानं, कार्यक्रम आम्ही आपल्यासमोर घेऊन येत राहणार आहोत. त्यासाठी पाहत राहा शिवाजी विद्यापीठाचे शिववार्ता हे यूट्यूब चॅनल. आणि आपल्याला आमचा कार्यक्रम आवडला असेल, आमचं चॅनल आवडत असेल आणि असेच कार्यक्रम पाहत राहण्यासाठी आपण आमच्या शिववार्ता या वाहिनीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत धन्यवाद.